अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे, ओपन योर फिजिक्स बुक। चैप्टर नंबर 11 बेटे हमने कंप्लीट कर लिया। आज चैप्टर नंबर 11 की एक्सरसाइज में आप लोगों को स्टार्ट करवाऊंगी। पेज नंबर 252 अपनी बुक आप लोग ओपन करें। यहाँ पे आपको बेटे नज़र आ रहे होंगे क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन हमारे पास है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट विद दीज क्वेश्चंस। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन नज़र आ रहा है एमसीक्यूज़ हैं। आपको एक एक क्वेश्चन दिया होगा, हर क्वेश्चन से रिलेटेड 4 ऑप्शन आपके पास मौजूद होंगे। आपने उनको चूज़ करना है, जो करेक्ट आंसर है उस पर आपने टिक मार्क करना है। तो लेट्स स्टार्ट विद एमसीक्यूज़। पहला एमसीक्यू है हमारे पास यहाँ पे 11.1, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक यील्ड रिजल्ट डिफरेंट फ्रॉम क्लासिकल मैकेनिक्स फॉर ऑब्जेक्ट्स मूविंग विद। द राइट आंसर इज पार्ट डी, वेलोसिटी अप्रोचिंग दैट ऑफ लाइट। ठीक है, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है, इसी पे आप लोग टिक करेंगे। 11.2 की तरफ चलते हैं। If an observer is moving in the same direction as the sound wave, the velocity of the wave seem to be, बेटे हमने ये डिटेल से पढ़ा था, तो जो वेलोसिटी होती है वो क्या हो रही होती है, लेस हो रही होती है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ वेव जो है वो हमें क्या, इट सीम टू बी लेस। बी इज़ योर राइट ऑप्शन, बी पे आप यहाँ पे टिक मार्क करेंगे। आगे चलते हैं 11.3 पे। If the rest mass of a particle m naught increases to m due to its high speed, then its kinetic energy is। ये भी हमने डिटेल से पढ़ा था, इसीलिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं आंसर्स को जो है वो मार्कआउट करवा रही हूँ। पार्ट सी इज़ योर राइट आंसर, m माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। पार्ट सी इज़ योर राइट आंसर, सी पे आप लोग टिक मार्क करें। आगे चलते हैं 11.4 पे। द स्पीड ऑफ बीम लाइट ऑफ अ कार वाइल मूविंग with high speed as compared to its rest position is same। C is your right option, C पे आप टिक मार्क करेंगे। 11.5, a photon is a particle of light, what is its mass when it move with 0.9 c। आपने इसका मास बताना है फोटॉन का। तो फोटॉन का मास क्या होता है बेटे, जब उसकी स्पीड भी आपको यहाँ पे बताई हुई है तो उसकी आंसर क्या होगा, 0। पार्ट डी इज़ योर राइट ऑप्शन। इज दैट क्लियर? अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, 1 बाय 1 तमाम के तमाम क्वेश्चन बेटे मैं यहाँ पे आपको कंप्लीट करवाऊंगी और ओरली करवाऊंगी। लेकिन कोई क्वेश्चन जिसमें डेरिवेशन हुई या कोई मुझे टफ लगा तो उसको मैं आपको जो है वो रिटर्न फॉर्म में करवा दूंगी। शुरू करते हैं। 11.1 है पहला क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मैंने आपको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बेटे जब चैप्टर हमने ये स्टार्ट किया था, जब ये टॉपिक मैंने पढ़ाया था, तो मैंने आपको इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की डिफरेंसेस भी राइट करवाए थे, डेफिनेशंस भी राइट करवाई थी। आप वहीं से वो डेफिनेशंस जो है वो नोट कर सकते हो, लिख सकते हो। आपने यहाँ पे क्या बताना है, आपने इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की डेफिनेशंस लिखनी है विद एग्जांपल्स। एग्जांपल भी यहाँ पे मेंशन करोगे। एक दफ़ा से हम रिवाइज कर लेते हैं। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता था बेटे, अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन फर्स्ट लॉ इज वैलिड इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये डेफिनेशन इसकी थी, यही आप यहाँ पे राइट करेंगे। कॉमन एग्जाम्पल इसकी क्या थी, एक्सेलरेशन थी। एंड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैन बी एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, और आपकी बुक में भी इसकी एग्जाम्पल्स हैं। कोई भी एग्जाम्पल बेटे आप इसकी यहाँ पे राइट कर सकते हो। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन फर्स्ट लॉ इज नॉट वैलिड। ठीक है, जिसमें न्यूटन का फर्स्ट लॉ वैलिड नहीं होता उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। और इस केस में नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बेटे इसको हम नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, एक्सेलरेटेड, और इसको क्या कहते हैं, नॉन एक्सेलरेटेड। और यहाँ पे भी आपने जो है वो कोई भी एग्जाम्पल कोट करनी है। आपकी बुक में यहाँ पे काफ़ी सारी एग्जाम्पल्स जो हैं वो हम पीछे पढ़ के आए हैं। 11.2 की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द टू पॉस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के कोई से 2 पॉस्टुलेट्स यहाँ पे आप राइट करोगे। पहला पॉस्टुलेट इसका हम लिख लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी। आप क्या लिखेंगे कि लॉ ऑफ फिजिक्स इज सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम। ये पहला पॉस्टुलेट है, क्या लिखेंगे, द लॉ ऑफ फिजिक्स इज सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम। नंबर 2 आप क्या लिखोगे, the speed of light in free space has the same value for all the observer regardless of the state of motion of the source or the observer। ये भी आपकी बुक में पॉस्टुलेट लिखा हुआ है
कि बेटा जो स्पीड ऑफ लाइट फ्री स्पेस में होती है उसकी वैल्यू सेम होती है तमाम ऑब्जर्वर के लिए, चाहे वो ऑब्जर्वर जो है वो मोशन में हो, सोर्स मोशन में हो, चाहे वो ऑब्जर्वर मोशन में हो। तो आप इसको कैसे राइट करोगे? द स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस हैज़ द सेम वैल्यू फॉर ऑल ऑब्जर्वर रिगार्डलेस ऑफ द मोशन ऑफ द सोर्स और द ऑब्जर्वर। इज इट क्लियर? अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 11.3 है हमारा, डिस्क्राइब व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अ मटेरियल पार्टिकल टू मूव विद द स्पीड ऑफ लाइट। इस चीज़ को बेटे एक्सप्लेन करने के लिए हम यहाँ पे एक छोटी सी डेरिवेशन को पहले एक्सप्लेन करेंगे, देन हम आगे मूव करेंगे। हम कर रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 3 मैं आप लोगों को करवा रही हूँ 11.3। तो लेट्स स्टार्ट। आप लोग मेरे साथ बेटे इसे कंप्लीट करो, बहुत ईजी है ये। आपने सिंपल यहाँ पे बताना है, मैं आपको यहाँ पे रिटन फॉर्म में करवा देती हूँ। छोटी सी एक डेरिवेशन है 11.3, पहले हम मेंशन कर लेते हैं इसका नंबर 11.3 है ये। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का 11.3 है। स्पीड ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट जो है वो इक्वल होती है किसके? स्पीड ऑफ लाइट के, यानी कि v जो है वो किसके इक्वल होता है? c के इक्वल होता है। पहले तो आप यहाँ पे ये मेंशन करेंगे, देन आगे हम मूव करते हैं। हम इक्वेशन यहाँ पे यूज़ करेंगे कौन सी? m इज इक्वल्स टू एम नॉट डिवाइडेड बाय, बेटे याद होगा आपको हम ये पढ़ के आए हैं, 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। ठीक है, अभी मैंने आपको कहा कि v किसके इक्वल है? c के इक्वल है। इसका मतलब है मैं v की जगह c भी लगा सकती हूँ। v स्क्वायर है तो c स्क्वायर मैं यहाँ पे लगा लूँगी। तो इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी? m नॉट डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया था कि v जो है वो c के इक्वल है। तो यहाँ पे मैं ये भी पुट कर सकती हूँ, या इधर सिंपली हम इसको रहने दो, ऐसे पुट कर लेते हैं। एम नॉट डिवाइडेड बाय, ज़्यादा इजी है, 1 माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। ये इसको रहने दें, आप इसको करें। ठीक है, ये ज़्यादा बेस्ट है। क्यों? मैंने आपको भी बताया था v किसके इक्वल है? c के इक्वल है। इसका मतलब है इस v को मैं किसके इक्वल कर लूँगी? c के। नीचे भी c था तो ऊपर भी हम क्या कर लेंगे? c बाय c कर लेंगे। अब देखो c से c कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा? एम नॉट डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 आ जाएगा। 1 1 से 1 होता है ना, तो यहाँ पे 1 आ गया, ये भी 1 आ गया। अच्छा, आगे चलेंगे फर्दर। ये क्या हो जाएगा? एम नॉट 1 माइनस 1 क्या होता है? 0। एम नॉट को 0 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये इन्फिनिटी आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी एंड पे? ये हमारी एंड इक्वेशन बनेगी। इसका मतलब होगा कि इन्फिनिट मास जो है वो रिक्वायर करेगा इन्फिनिट फोर्स टू एक्सलरेट एंड इन्फिनिट फोर्स, और ये इट इज़ नॉट अवेलेबल। सो ऑब्जेक्ट जो है इट कैन नॉट एक्सेलरेट टू द स्पीड ऑफ लाइट। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से एक्सेलरेट नहीं होगा विद स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, आप यहाँ पे सिंपल ये लिखेंगे। हमारी क्या कंक्लूजन आती है जो हमने अभी क्वेश्चन बेटे की कि इन्फिनिट मास जो है इट रिक्वायर्स इन्फिनिट फोर्स, यही आप राइट करोगे, टू एक्सेलरेट। ठीक है, as infinite force is not available so object cannot accelerate to the speed of light. is it clear? आगे चलते हैं बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप अपनी बुक पकड़ें और अगला क्वेश्चन देखते हैं 11.4। 11.4 की तरफ आओ। डज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कॉन्ट्राडिक्ट्स न्यूटन लॉ ऑफ मोशन? एक्सप्लेन ब्रीफली। तो आप यहाँ पे बताओगे कि जो थ्योरी है रिलेटिविटी की बेटे इट डज नॉट कॉन्ट्राडिक्ट न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। ये न्यूटन लॉ ऑफ मोशन को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करती। ठीक है, किस तरह से? न्यूटन लॉ जो है बेटे एक्सट्रीमली वर्क करते हैं फॉर लो स्पीड, और इनको हम यूज़ करते हैं इन क्लासिकल मैकेनिक्स। रिलेटिविटी ये हमें सेम रिजल्ट देते हैं एज न्यूटन व्हेन स्पीड इज़ लेस देन सी, यानी कि सिंपल वेलोसिटी जो है जब लेस होती है स्पीड ऑफ लाइट से तब हमें ये जो है सेम रिजल्ट देते हैं। और हमारी एवरीडे लाइफ में हम लोग डील करते हैं एक्सट्रीमली स्मॉल स्पीड के साथ एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट के साथ। इवन जो अर्थ है बेटे उसकी जो ऑर्बिटल स्पीड है वो कितनी है? 30 किलोमीटर पर सेकेंड। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें तो आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट फ्री स्पेस में कितनी है? 3 × 10⁵5। इसका मतलब है स्पीड ऑफ लाइट कितनी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीड जो वेलोसिटीज़ हैं अर्थ पे। तो हम ये कह सकते हैं कि यही रीज़न है कि न्यूटन का जो लॉ है वो वैलिड है एवरीडे सिचुएशन में। लेकिन
जब हम बेटे किसी भी एटॉमिक पार्टिकल जो कि मूव करता है विद वेलोसिटी अप्रोचिंग स्पीड ऑफ लाइट, तो जो रिलेटिविस्टिक इफेक्ट होते हैं वो डोमिनेट कर जाते हैं और जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है वो हमें एक्सप्लेन नहीं करते, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो थ्योरी है रिलेटिविटी की, इट डज नॉट कॉन्ट्राडिक्ट विद न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। इज दैट क्लियर? आपने यही सारा कुछ इसके आंसर में राइट करना है जो मैंने आपको अभी बताया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11.5, व्हाट इज मेंट बाय प्रॉपर टाइम एंड प्रॉपर लेंथ। आपने प्रॉपर टाइम और प्रॉपर लेंथ की यहाँ पे डेफिनेशन बतानी है। मैं आपको डेफिनेशन बताती हूँ, आप लोग राइट करो, आपकी बुक में भी दी हुई है, मैं भी दोबारा बता देती हूँ। पहले हम बात करेंगे, यहाँ पे हमें बताया हुआ व्हाट इज मेंट बाय प्रॉपर टाइम। प्रॉपर टाइम क्या होता है बेटे? द टाइम इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स मेजर इन द फ्रेम when the event and the observer are at rest with respect to each other। बेटे वो टाइम इंटरवल जो दो इवेंट्स के दरमियान में हम मेजर करें जब इवेंट और ऑब्जर्वर जो हैं वो एट रेस्ट हो विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रॉपर टाइम कहते हैं। मैं दोबारा से एक दफ़ा डेफिनेशन रिपीट कर देती हूँ, आप लोग लिख लें। The time interval between two events measured in the frame when the event and the observer are at rest with respect to each other is known as proper time। और proper time को हम किस तरह से राइट करते हैं? टी नॉट से, ठीक है। ये साइन है जो हम proper time के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद अगली डेफिनेशन आपसे पूछी हुई है प्रॉपर लेंथ। ये भी ऐसे ही है बिल्कुल। द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट मेजर बाय एन ऑब्जर्वर हु इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट, ठीक है। आप इसकी सिंपल डेफिनेशन यही लिखोगे, दोबारा बता रही हूँ क्या डेफिनेशन है। द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट मेजर बाय एन ऑब्जर्वर हु इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट, वो लेंथ जो ऐसा ऑब्जर्वर मेजर करे किसी भी ऑब्जेक्ट की जो ऑब्जर्वर बेटे जब रेस्ट पे होता है ना विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट, तो ऐसी लेंथ को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर लेंथ कहते हैं। और प्रॉपर लेंथ को जिस साइन से हम राइट करते हैं वो भी क्या है? एन नॉट है, ठीक है। आपने इसको भी एज इट इज़ ही राइट करना है। इज दैट क्लियर? और उसके बाद बेटे आप बस यही बताओगे, प्रॉपर टाइम में आप बता सकते हैं कि इट इज़ अ शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम मेजर्ड बाय दोज इवेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 11.6, व्हाट इज मेंट बाय रिलेटिविस्टिक मास लेंथ एंड टाइम। यहाँ पे आपने 3 डिफरेंट डेफिनेशंस देनी है, आपकी बुक में भी डेफिनेशंस दी हुई हैं, मैं भी आपको बता देती हूँ। रिलेटिविस्टिक मास क्या होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम नॉट मूव विद द वेलोसिटी v इज इक्वल टू c, इट्स मास इंक्रीज, उसका मास क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, विच इज कॉल्ड रिलेटिविस्टिक मास। और उसको हम किस तरह से राइट करते हैं वो इक्वेशन है, मैं आपको भी बता देती हूँ। सेकेंड चीज़ यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? रिलेटिविस्टिक लेंथ, यानी कि अगर ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट जो है वो रिलेटिव मोशन में हो और उनकी स्पीड जो है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो c के, देन उसको हम लोग क्या कहेंगे? करेक्टेड लेंथ कहेंगे, ठीक है। और इन द एंड आपके पास आता है रिलेटिविस्टिक टाइम। अगर ऑब्जर्वर जो है वो मूव कर रहा हो विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ इवेंट विद वेलोसिटी v इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू c, ठीक है। तो उस केस में जो फ्रेम ऑफ इवेंट होते हैं जब मूव कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, तो टाइम जो हम ऑब्जर्व करेंगे, जो ऑब्जर्वर मेजर करेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? रिलेटिविस्टिक टाइम कहेंगे। आप अपनी बुक के पीछे आए, अगर मैं आपको बताती हूँ, बुक के पेज नंबर 247 पे बेटे आप लोग आओ। पेज नंबर 247 हम कर रहे हैं क्वेश्चन 11.6। आपका क्वेश्चन था व्हाट इज मेंट बाय रिलेटिविस्टिक मास लेंथ एंड टाइम। मैंने आपको सबकी डेफिनेशन बताई। यहाँ पे सबसे पहले डेफिनेशन आपसे पूछी हुई है रिलेटिविस्टिक मास। इस पे आओ, मास पे, मास वेरिएशन पे आप लोग आए, पेज नंबर 248 पे। यहाँ पे बेटे आपको डेफिनेशन दी हुई है, ठीक है। यही डेफिनेशन आपने यहाँ पे राइट करनी है। आप क्या बताओगे कि इफ ऑब्जर्वर इज मूविंग विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ इवेंट्स विद वेलोसिटी v इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू c, ठीक है। जब आपका v जो है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू c होगा, यानी कि इनफिनिट मास होगा, तो जो फ्रेम ऑफ इवेंट्स होंगे ऑब्जर्वर के, उसको हम लोग
किस तरह से बेटे एक्सप्लेन करेंगे, किस तरह से समझाएंगे, सारा आप तब इसको यहीं से आपने इसकी डेफिनेशन लिख लेनी है, ठीक है। मैं भी बता रही हूँ, वो भी लिख सकते हो, बुक वाली भी लिख सकते हो। आप क्या लिखोगे, when an object of mass m not move with velocity v is approximately equal to c, its mass increase which is called relativistic mass। और आपने ये वाली इसमें इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। ये इक्वेशन इसकी लिखोगे, टाइम वाली में आपने टाइम की लिख लेनी है, और लेंथ वाले में आपने लेंथ की डेफिनेशन लिख लेनी है। आपके इस बुक में ये सारी डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, लेकिन ये प्रॉपर डेफिनेशंस नहीं है, इसलिए मैं आपको ये डेफिनेशंस बेटे राइट करवा देती हूँ। आप लोग यहाँ पे देखें और एज इट इज़ ही आपने ये डेफिनेशंस नोट कर लेनी है। 3 डेफिनेशंस हमने पूछी हुई हैं, मैं आपको बता देती हूँ। टॉपिक हमारा है 11.6 मैं करवा रही हूँ। पहली डेफिनेशन हमसे पूछी हुई है क्यूबिस्टिक मैस की, ठीक है। इसको हम m से राइट करते हैं। जब आप प्रॉपर मैथ्स करोगे तो उसको m नॉट कहेंगे, लेकिन जब हम इस मैथ्स को करेंगे तो हम m से राइट करेंगे। मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख रही हूँ, अभी जो मैंने आपको ओरली बताई थी मैं रिटन फॉर्म में दे देती हूँ ताकि आप लोग इसको नोट कर लो। व्हेन एन ऑब्जेक्ट, लिखें बेटे, ऑफ मैस m नॉट मूव्स विद वेलोसिटी v is approximately equals to c, its mass increase। आप क्या लिखेंगे, इसका मास इंक्रीज कर जाता है, इट मास इंक्रीज विच इज कॉल्ड रिलेटिविस्टिक मास, ठीक है। अब समझ आ गई आप लोगों को, इसी तरह से आपने इसको नोट कर लेना। और इसको हम कैसे लिखते हैं, m किसकी इक्वल होता है, m इज इक्वल टू m नॉट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, m इज ग्रेटर देन m नॉट। ये वाली डेफिनेशन आपने राइट करनी है, ठीक है। डेफिनेशन मैंने यहाँ पे आपको लिखवा दी है, एज इट इज़ ही आप इसको नोट कर लो। दूसरी डेफिनेशन जो आपसे पूछी है वो क्या है, क्यूबिस्टिक लेंथ, ठीक है। अब इस केस में हम क्या लिखेंगे, इफ एन ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट आर इन relative motion with speed यहाँ पे v होगी, v is approximately equals to c, ठीक है। then the contracted length L is given by, इसको आप कैसे राइट करोगे बेटे, ये कैसे है, L इज इक्वल्स टू L नॉट, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, ठीक है। ये इसकी इक्वेशन है, और L जो है वो लेस देन L नॉट होता है, इसके लिए आप ये वाली इक्वेशन यूज़ करोगे, ठीक है। ये हमने क्या कर लिया, सेकंड मैंने आपको डेफिनेशन भी यहाँ पे राइट करवा दी। अब आती है हमारे पास यहाँ पे 3 डेफिनेशंस पूछी हुई हैं। थर्ड डेफिनेशन आपसे पूछी हुई है टाइम की भी, ठीक है। थर्ड डेफिनेशन क्या है, रिलेटिविस्टिक टाइम, वो भी मैं आपको लिखवा देती हूँ, आप लोग इसको भी अपनी अपनी नोटबुक्स पे नोट कर लो। इफ द ऑब्जर्वर is moving with respect to frame of events with velocity
v इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू c, और फ्रेम ऑफ, जो आपको इजी लगे ना वो आप लिख लेना, और फ्रेम ऑफ इवेंट्स is moving with respect to observer. The time is measured by the observer would be t, which is more than टी नॉट. टी नॉट क्या चीज़ थी? प्रॉपर टाइम था. ठीक है, अब इसकी इक्वेशन भी आगे हम लिखेंगे. टी किसके इक्वल है? टी इज इक्वल टू टी नॉट डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर इन सच दैट टी इज़ ग्रेटर दैन टी नॉट. ठीक है, ये क्या चीज़ है? हमारी रिलेटिविस्टिक टाइम है, और ये क्या चीज़ है? हमारे पास प्रॉपर टाइम है. ठीक है, अब ये क्या हो गया कि मैंने आपको इन तीनों की डेफिनेशंस, जो प्रॉपर डेफिनेशंस थी बेटे, वो भी आपको राइट करवा दी. आप एज इट इज़ इसको अपनी अपनी नोटबुक्स में उतार लो. ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11.7. वाई मैस ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज. किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का मैस इंक्रीज क्यों होता है? ठीक है, आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. अगर हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंगली चलें तो जो मास है डैट इज़ अ वेरिएबल क्वांटिटी. क्या लिखेंगे आप? मैस जो है डैट इज़ वेरिएबल क्वांटिटी, क्योंकि वो डिपेंड करता है ऑन द ऑब्जेक्ट स्पीड एंड ऑब्जेक्ट whose mass is measured at rest is called rest mass, जिसको हम एम नॉट कहते हैं. विल हैव एन इंक्रीज मास व्हेन एन ऑब्जर्वर टू बी मूविंग एट स्पीड वी इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू सी. और यहाँ पे जो इक्वेशन आप लिखोगे बेटे, अभी जो मैंने आपको इक्वेशन लिखवाई है ना एम नॉट वाली, ये यहाँ पे भी लिखी हुई है, देखें आपकी बुक में नज़र आ रही है. इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए आप यही इक्वेशन लिखेंगे, और बस यही आपने बताना है अभी जो हम पढ़ के भी आए हैं. ठीक है, सारा का सारा आपने यहाँ पे एम को जो है वो एक्सप्लेन कर देना है. एम को यानी कि जो रिलेटिविस्टिक टाइम की मैंने अभी आपको डेफिनेशन लिखवाई है वही लिख के, तो यही इक्वेशन आपने इस आंसर में भी अपने राइट करनी है. इज डेट क्लियर? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. 11.8. ऑल मोशंस आर रिलेटिव्स. डज स्पेस टाइम इज एब्सोल्यूट? एक्सप्लेन ब्रीफली. आप इसमें क्या बताओगे कि नो स्पेस टाइम इज़ नॉट एब्सोल्यूट. स्पेस टाइम जो है वो एब्सोल्यूट नहीं होता. यहाँ पे आप सिंपल क्या लिखेंगे? नो स्पेस टाइम इज़ नॉट एब्सोल्यूट अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. बेटे हम इस चैप्टर में हमने आइंस्टाइन की थ्योरी पढ़ी थी रिलेटिविटी की. स्पेस टाइम इज़ यूनिफॉर्म, या आप ये लिख सकते हो कि स्पेस टाइम इज़ यूनिफाइड एंटाइटी विच इज़ रिलेटिव एंड कैन चेंज डिपेंडिंग अपॉन द मोशन ऑफ द ऑब्जर्वर. वो डिपेंड करी होती है मोशन ऑफ द ऑब्जर्वर के ऊपर. हम डिटेल्स इसको पढ़ के आए हैं. ठीक है, और इसके अलावा जब स्पीड हाई होती है लेंथ कंट्रैक्ट करेगी, टाइम डायलेट करेगा, और हमें ये तमाम चीज़ें क्या शो करेंगी कि स्पेस टाइम जो है ये इट इज़ नॉट फिक्स्ड. ये फिक्स नहीं होता, बल्कि इट डिपेंड ऑन द ऑब्जर्वर फ्रेम ऑफ रेफरेंस. क्लियर हो गया? यहाँ पे यही अब तमाम के तमाम पॉइंट मेंशन करेंगे. मैं दोबारा से एक दफ़ा कोशिश कर देती हूँ कि आपको एक्सप्लेन कर दूँ. इस क्वेश्चन में बेटे आपने क्या लिखना है? आपने लिखना है कि स्पेस टाइम इज़ नॉट एब्सोल्यूट अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. स्पेस टाइम जो है दिस इज़ यूनिफाइड, UNIFIED, यूनिफाइड एंटाइटी है विच इज़ रिलेटिव एंड कैन चेंज डिपेंडिंग ऑन द मोशन ऑफ द ऑब्जर्वर. यानी कि मोशन ऑफ द ऑब्जर्वर पे डिपेंड कर रहा होता है. एट हाई स्पीड, जब स्पीड तेज़ होती है, लेंथ कंट्रैक्ट करेगी, टाइम डायलेट करेगा, और ये चीज़ हमें शो करेगी कि स्पेस टाइम इज़ नॉट फिक्स्ड विच डिपेंड, बट आप ये लिख सकते हैं बट ये जो है स्पेस टाइम इट इज़ नॉट फिक्स बट इट डिपेंड्स ऑन द ऑब्जर्वर फ्रेम ऑफ रेफरेंस. इज दैट क्लियर? यहाँ पे आपने यही सारा कुछ मेंशन करना है. आगे चलते हैं बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. 11.9 की तरफ. एक्सप्लेन दैट स्पीड ऑफ लाइट इज़ एन अल्टीमेट लिमिट फॉर एनी ऑब्जेक्ट.
आपने एक्सप्लेन करना है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है उसकी एक अल्टीमेट जो है वो लिमिट है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए। इसको हम बेटे एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ डेरिवेशन। मैं आपको डेरिवेशन सारी करवा देती हूँ, आप एज इट इज़ अपनी नोटबुक्स में उतार लो और इसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। हम करें हैं 11.9। 11.9 में आपको पता है कि स्पीड की लाइट क्या होती है, सॉरी स्पीड की लाइट कह रही, लाइट की स्पीड कितनी है, स्पीड ऑफ लाइट क्या है बेटे, इट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये क्या है, ये जो मैंने भी आपको स्पीड बताई है बेटे, ये अल्टीमेट लिमिट है, स्पीड लिमिट किसकी, यूनिवर्स में एक अल्टीमेट लिमिट है, ये अल्टीमेट स्पीड लिमिट है। और अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कोई भी ऑब्जेक्ट विद मास कैन रीच और एक्सीड दिस स्पीड। तो वो कैसे होगा, आप इसको ऐसे, हम ये इक्वेशन यहाँ पे भी लिखोगे 11.9, m इज इक्वल टू m0 डिवाइडेड बाय 1 - v²/c², ठीक है। पहले भी मैंने आपको ये चीज़ समझाई है। हम सपोज करेंगे कि v जो है वो c के इक्वल है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे v की जगह c लिख लूँगी, क्या बन जाएगी हमारी इक्वेशन, लेट v इज इक्वल टू c, ठीक है। अब क्या बनेगी हमारी इक्वेशन, m0 डिवाइडेड बाय 1 - यहाँ पे क्या आ जाएगा c²/c², क्योंकि इसको मैंने c² के इक्वल सपोज कर लिया, c से c कट गया, 1/1 आ गया, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, m0 1 - 1 बन जाएगी, 1 है ना, 1/1 1 आता है, ठीक है। अब इसका मतलब ये हो गया कि m0 जो है वो अब क्या हो जाएगा, m जो है वो किसके इक्वल हो गया, m0/0 के इक्वल, और ये किसके इक्वल होता है, इन्फिनिटी के इक्वल होता है, ठीक है। इसका मतलब है यहाँ पे जो m की वैल्यू आई है वो क्या आ गई है, m इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है। और हमने पढ़ा हुआ था फोर्स किसके इक्वल है, फोर्स इज इक्वल टू m × a, और जब मैं m की वैल्यू यहाँ पे इन्फिनिट लगाऊंगी तो आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ बेटे, ये सारी डेरिवेशन आपने इस क्वेश्चन में राइट करनी है। इसका मतलब ये हुआ कि इन्फिनिट मास जो है इट वुड रिक्वायर एन इन्फिनिट फोर्स, इन्फिनिट मास को इन्फिनिट फोर्स चाहिए होती है टू एक्सेलरेट। इज डेट क्लियर, यही आप यहाँ पे राइट करेंगे। और जो इन्फिनिट फोर्सेस हैं दे आर नॉट अवेलेबल, ठीक है। इसका मतलब है कि नो मटेरियल ऑब्जेक्ट कैन रीच और एक्सीड द स्पीड ऑफ लाइट, कोई भी मटेरियल या कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से एक्सीड नहीं कर सकता, उससे ज़्यादा उसकी स्पीड नहीं हो सकती, मेकिंग इट द अल्टीमेट स्पीड लिमिट इन नेचर। यानी कि जो स्पीड है ना उसकी लाइट की बेटे, डैट इज अल्टीमेट स्पीड लिमिट इन नेचर। यही चीज़ आपने यहाँ पे सारी की सारी एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट चलते हैं बेटे अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। गिव एग्जाम्पल वे द रिजल्ट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हैव बीन वेरीफाइड। आपने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स देनी है, 1 by 1 मैं आपको कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे बताती हूँ, आप वो राइट कर लें। पहली एग्जांपल हम लोग लिखेंगे E इज इक्वल टू mc², यानी कि जो हमारी वो इक्वेशन थी ना, E इज इक्वल टू mc², एनर्जी एंड मास चेंज जो है, एनर्जी एंड मास चेंज इन न्यूक्लियर रिएक्शन, ये पहली एग्जांपल है। और जो इक्वेशन है E इज इक्वल टू mc² बेटे, ये वेरीफाई करती है कि न्यूक्लियर रिएक्शन जहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ मास जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी में। ये पहली एग्जांपल आप लिखोगे। सेकंड एग्जांपल में आप क्या लिख सकते हो, फिजिकल पिक्चर ऑफ हाउ ग्रेविटी वर्क्स ग्रेविटेशनल वेव्स, कि ग्रेविटी जो है वो ग्रेविटेशनल वेव्स में किस तरह से वर्क करती है, ये सेकेंड एग्जाम्पल है। सेकेंड एग्जाम्पल दोबारा से रिपीट करती हूँ। सेकेंड एग्जाम्पल में आप क्या लिखेंगे, फिजिकल पिक्चर of how gravity works gravitational waves। थर्ड एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। थर्ड एग्जाम्पल में आप क्या लिखेंगे, NAVSTAR, नावस्टर नेविगेशन सिस्टम, ठीक है। ये इसकी थर्ड एग्जाम्पल है। टाइम डायलेशन अकर्स इन GPS सैटेलाइट ड्यू टू देयर हाई स्पीड। ये आपने थर्ड एग्जाम्पल यहाँ पे राइट कर देनी है। ये आपकी बुक में भी लिखी हुई है एग्जाम्पल सारी, जो मैं आपको भी बता रही हूँ ना, हमने इनको पढ़ा भी था सारी की सारी एग्जांपल्स को, क्लियर होगी। अब ये तीनों एग्जांपल्स आपने यहाँ पे राइट कर लेनी है, ठीक है। थर्ड एग्जांपल में मैंने आपको क्या बताया था, NAV कैपिटल है, एब्रीवेशंस है,
नेवस्टार, NAVSTAR, नेविगेशन सिस्टम है ये, उसका नाम है। टाइम डायलेशन अकर इन GPS सैटेलाइट ड्यू टू देयर हाई स्पीड। इसी के साथ बेटे हमारे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट हो चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगले क्वेश्चन है हमारे कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस में आपने इनके आंसर में इनका साइंटिफिक रीज़न देना होता है कि हाउ या वाई इट अकर्स। ठीक है, नंबर 1 इधर चलते हैं। बुक का पेज नंबर है 253। फर्स्ट क्वेश्चन है 11.1। स्पीड ऑफ साउंड इज इफेक्टेड बाय रिलेटिव मोशन बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द सोर्स। डज दिस अप्लाई टू स्पीड ऑफ लाइट एज वेल? डिस्क्राइब ब्रीफली। तो यहाँ पे आप सिंपल क्या बताएंगे कि जो स्पीड ऑफ साउंड है वो इफेक्टेड होती है, ये तो पहले भी मैंने बता दिया, बाय रिलेटिव मोशन बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द सोर्स। ठीक है, बट दिस आप आगे क्या लिखोगे? उन्होंने पूछा ना आपसे कि डज जो है दिस अप्लाई टू स्पीड ऑफ लाइट एज वेल, क्या इसको हम स्पीड ऑफ लाइट में भी कर सकते हैं? तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? इट डज नॉट अप्लाई टू स्पीड ऑफ लाइट एज वेल। क्यों? अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो स्पीड और लाइट की है फ्री स्पेस में बेटे, इट हैज़ द सेम वैल्यू फॉर ऑल ऑब्जर्वर रिगार्डलेस द मोशन ऑफ द सोर्स एंड द ऑब्जर्वर। यही आपने यहाँ पे राइट करना है। क्लियर हो गया? कैसे बताएंगे आप? यहाँ पे क्या बताओगे? अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, द स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस हैज द सेम वैल्यू फॉर ऑल ऑब्जर्वर। ये पहले भी हम एक क्वेश्चन के आंसर में राइट कर चुके हैं, वही यहाँ पे भी हम राइट कर रहे हैं। रिगार्डलेस द मोशन ऑफ द सोर्स और द ऑब्जर्वर। ठीक है, उस रिगार्डलेस वो किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करी होती, मोशन ऑफ द ऑब्जर्वर या मोशन ऑफ द सोर्स पे। स्पीड ऑफ लाइट जो है वो उस फ्री स्पेस पे उसकी वैल्यू क्या रहती है? सेम रहती है तमाम ऑब्जर्वर के लिए। यही आप यहाँ पे मेंशन करोगे। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इज इट एवर पॉसिबल टू सी अ स्टार मूविंग अवे फ्रॉम अस एट यूनिफॉर्म वेलोसिटी इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट? क्या ये चीज़ पॉसिबल है? आपने ये बताना है। तो आप क्या बताएंगे? नो, ये पॉसिबल नहीं है। आप यहाँ पे ये मेंशन करोगे, नो, अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ऑब्जर्वर अ स्टार मूविंग अवे फ्रॉम अस एट यूनिफॉर्म वेलोसिटी इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। और इसके आगे आपने जो है इक्वेशन राइट करनी है, और इक्वेशन आपने सेम यही राइट करनी है। मैं यहाँ पे इक्वेशन आपको बता रही हूँ। आपने ये वाली इक्वेशन, ये जो 11.9 में हमने इक्वेशन लिखी है ना, 11.9 में ये इक्वेशन जो आपको अभी सामने स्क्रीन पे नज़र आ रही है, ये सारी इक्वेशन F = ma और मैथ इन्फिनिट होगा तो क्या होगा, ये सारी की सारी इक्वेशन आपने कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन नंबर 2 11.2 में भी आपने यही इक्वेशन राइट करनी है। मैं यहाँ पे नीचे 11.2 भी लिख देती हूँ क्योंकि दोनों के आंसर्स में सेम इक्वेशन ही आएगी। ठीक है, ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन था, ये हमारा कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस हैं। ठीक है, दोनों के आंसर में हमने सेम यही यहाँ पे इक्वेशन मेंशन करनी है, इसलिए से मैंने ये दोबारा राइट नहीं की। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करो बेटे। इफ़ द स्पीड ऑफ लाइट इज जस्ट 50 मिनट पर सेकेंड, हाउ वुड एवरीडे इवेंट्स अपीयर टू? आपको यहाँ पे सिंपल बताया है कि अगर स्पीड ऑफ लाइट जो है 50 मीटर पर सेकेंड हो, तो जो एवरीडे के इवेंट्स हैं वो किस तरह से अपीयर होंगे, ये चीज़ आप यहाँ पे बताएंगे। अगर लाइट की स्पीड बेटे 50 मिनट पर सेकेंड हो तो एवरीडे लाइफ जो है वो रेडिकली डिफरेंट हमें होगी। जैसे अभी रूटीन में आप लाइफ देख रहे हो, जो इवेंट्स हो रहे हैं ऐसे नहीं होंगे, बल्कि इनसे क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। कॉमन एग्जांपल इसकी यहाँ पे क्या दी है? हमारी आइज़ जो हैं वो रिसीव करेंगी डिलेड इंफॉर्मेशन, यानी कि जो आइज़ का फ़ौरन से पहले एक रिस्पॉन्स होता है ना, ज़्यादा लाइट दे के, ब्राइट लाइट दे के आपकी आइज़ फ़ौरन से पहले झपकती है, आप लोग झपक लेते हो अपनी आइज़, एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है आंखों का, वो नहीं होगा। क्या होगा? यहाँ पे आपने कुछ एग्जांपल्स हम लिख देते हैं। कौन सी एग्जांपल्स हैं? योर आइज वुड रिसीव डिलेड इंफॉर्मेशन, सो व्हाट यू सी वुड नॉट मैच व्हाट रियली हैपनिंग एट द एग्जैक्ट मूवमेंट। ठीक है, ये पहली एग्जांपल है। दूसरी क्या होगी कि लेंथ कंट्रैक्शन जो है मूविंग ऑब्जेक्ट की, वो भी जो है स्क्वैश्ड हो जाएगी इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। थर्ड एग्जाम्पल यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं? ऑब्जेक्ट वुड सीम मोर मैसिव एज दे मूव फास्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट फास्टली मूव करेंगे इसलिए वो हमें ज़्यादा मैसिव लगेंगे।
इसके अलावा फोर्थ एग्जाम्पल आप क्या लिख सकते हो, ह्यूमन रिफ्लेक्सेस कुड बी फास्टर देन लाइट, जो हमारे रिफ्लेक्सेस होंगे वो भी फास्टर होंगे एज कम्पेयर टू लाइट। और लास्ट एग्जाम्पल में आप क्या लिख सकते हैं, फोन्स, इंटरनेट्स एंड जीपीएस वुड नॉट वर्क, फ़ोन, इंटरनेट और जीपीएस जो है वो वर्किंग परफॉर्म नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर? हमने यहाँ पे फर्स्ट 3 क्वेश्चन जो है वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं, बाकी 2 जो हैं वो इंशाल्लाह मैं कमिंग लेक्चर में कंप्लीट करवाऊंगी। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो और मुझे यहीं पे इजाज़त दो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।